हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ रेगुलरली बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड के नोवेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो यह चैनल पर अपलोड होंगी। सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 49 के पार्ट पे। अब आगे फैन शहर के विशाल बैठक कक्ष में कुछ मानव आकृतियां बैठी हुई थीं। बीच बीच में हंसी की आवाजें सुनाई देती थीं जब कुछ महिला नौकर विभिन्न महत्वपूर्ण मेहमानों को चाय और पानी परोसने के लिए हॉल में आती थीं। के भाई जियोली, कुछ समय पहले औषधीय गोली नीलामी के विचार के लिए धन्यवाद। वर्तमान फैंग शहर की जनसंख्या ब्लैक कॉनक क्षेत्र के शीर्ष 3 में शामिल होने के लिए पर्याप्त है। फैंग सिटी इस तरह का शिखर तब भी हासिल नहीं कर पाई थी जब ब्लैक एलायंस ने इस स्थान पर कब्जा कर लिया था। हॉल के भीतर जोरदार हंसी की आवाज आई। जो व्यक्ति बोल रहा था उस पर आसमान की ओर दहाड़ते हुए एक भयंकर शेर का टैटू बना हुआ था। उनकी शक्ल आश्चर्यजनक रूप से वाइल्ड लान गैंग के गैंग लीडर की थी, जिन्हें अन्य लोग वाइल्ड लान टाइवू कहते थे। टाइवू की हंसी की आवाज के बाद डार्क स्काई संप्रदाय के नेता और लुओशा गेट, जो उनके बगल में बैठे थे, भी मुस्कुराए और सिर हिलाया। 3 महीने की छोटी सी अवधि में उन्हें जो मुनाफा हुआ वह पिछले आधे साल के दौरान मिले मुनाफे से भी ज्यादा था। यह सब इसलिए था क्योंकि वे जियो गेट के साथ सहयोग कर रहे थे। चीफ टाई बहुत विनम्र हैं। हम सभी को बस वही मिल रहा है जो हमें चाहिए। जियोली, जो नेता की सीट पर बैठे थे, यह सुनकर मुस्कुराए और जवाब दिया। टाइवू और बाकी दोनों मुस्कुराए। उनकी निगाहें अनायासी जियोली के पीछे के क्षेत्र की ओर चली गईं। उसके पीछे एक जैसे रंग के कपड़े पहने 3 आदमी चुपचाप खड़े थे। तीनों व्यक्तियों की उम्र 30 साल के आसपास लग रही थी। उनके चेहरे गहरी क्रूरता से भरे हुए थे। वे तीनों कुछ एक जैसे दिखते थे और संभव है कि उनमें खून का रिश्ता हो। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात वह आभा थी जो उन तीनों के शरीर से निकली थी। थोड़ा सा समझने पर कोई भी स्पष्ट रूप से बता सकता है कि वे तीनों वास्तव में डू-वान कक्षा के विशेषज्ञ थे। यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि भाई जियोली 3 याओ भाइयों को भी भर्ती करने में सक्षम थे। इससे दूसरों को ईर्ष्या होती है। हालांकि उन्होंने कुछ साल पहले गोल्ड सिल्वर ब्रदर्स को नाराज कर दिया था। इसलिए ब्लैक कॉनक क्षेत्र के भीतर ऐसे कई गुट नहीं हैं जो उन्हें रखने की हिम्मत करेंगे। वर्तमान जियो गेट ही एकमात्र ऐसा गेट है जिसके पास इतनी ताकत है। डार्क स्काई संप्रदाय के छायादार चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति, जिसे ओल्ड यिंगबू कहा जाता था, ने जियोली के पीछे 3 लोगों को देखा और मुस्कुराते हुए बोला। जियोली मुस्कुराए, अपना हाथ लहराया और कहा, 3 याओ भाई मेरी आज्ञा के अधीन नहीं हैं। वे केवल अतिथि के रूप में जियो गेट पर आए हैं। जियोली की बातें सुनकर टाइवू ने अपने दिल में अपने होंठ सिकोड़ लिए। ये तीनों साथी ब्लैक कॉनक क्षेत्र में जिद्दी होने के लिए प्रसिद्ध थे। यदि वे स्वेच्छा से आपके साथ शामिल होने के लिए नहीं आए तो क्या वे अपने चरित्र के अनुसार स्तंभों की तरह चुपचाप आपके पीछे खड़े रहेंगे? तथाकथित 3 याओ भाइयों ने हॉल के भीतर बातचीत के कारण अपनी भौहें तक नहीं उठाई। यह तरीका ऐसा था मानो जियोली और अन्य लोगों की बातचीत का उनसे कोई लेना देना नहीं था। हाँ भाई जियोली, ऐसा लगता है कि हमने इन 3 महीनों के दौरान चीफ जियो का कोई निशान नहीं देखा है। यह ब्लैक कॉनक क्षेत्र अत्यधिक अराजक है और फैंग सिटी वर्तमान में बहुत अधिक ध्यान आकर्षित कर रहा है। यदि चीफ जियो निगरानी रखने के लिए आसपास नहीं है तो यह अपरिहार्य है कि कुछ परेशानी हो सकती है। 3 बड़े गुटों के नेताओं में एकमात्र महिला लुओशा गेट की प्रमुख सू मेई ने अपनी आंखें उठाईं और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बेतरतीब ढंग से पूछा। जब ये शब्द बोले गए तो उसके बगल में टाइवू और ओल्ड यिंगबू ने भी धीरे धीरे अपने हाथ रोक दिए। उनकी निगाहें आंशिक रूप से जियोली की ओर गईं जो नेता की सीट पर बैठे थे। फैंग शहर के भीतर बढ़ती भयावह आबादी के साथ इसका मुनाफा भी कुछ ऐसा हो गया था जिससे अन्य लोग अधिक से अधिक ईर्ष्या करने लगे थे। हालांकि जियोयान और मेडुसा की शक्तिशाली ताकत के दबाव में 3 बड़े गुट भी जियो गेट के साथ एक समझौते पर पहुंचे थे, लेकिन पिछले 3 महीनों के दौरान जियोयान की उपस्थिति में कमी और फैंग सिटी के तेजी से बढ़ते मुनाफे ने अनिवार्य रूप से 3 बड़े गुट, जो शुरुआत में मित्रतापूर्ण नहीं थे, कुछ अन्य विचार करने लगे। जियोली तीनों नेताओं की आंशिक रूप से दिखाई देने वाली निगाहों के सामने केवल मंद मंद मुस्कुराए। उसने लापरवाही से कहा, मेरे तीसरे भाई को रोक टोक पसंद नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि वह कुछ समय पहले औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए गहरे पहाड़ों में औषधीय अवयवों की खोज करने जा रहे थे। यह स्वाभाविक है कि उसके पास खुद को दिखाने का समय नहीं है। यदि आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो मैं उसके वापस आने पर आप तीनों को सूचित कर सकता हूँ। यह सुनकर वे तीनों मुस्कुराए। बूढ़े यिंगबू ने अपने हाथ में चाय का प्याला नीचे रखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई जियो, हालांकि हमारे बीच एक समझौता है कि हम आपके दुश्मन से निपटने के लिए जियामा साम्राज्य तक आपका पीछा करेंगे। आपको यह भी पता होना चाहिए कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पास है एक कुलिंडू जोन। इसलिए यदि प्रमुख जियो और वह व्यक्ति पीछा नहीं करते हैं तो हम जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। जियोली ने अपनी भौहें बुन ली। ये 3 चालाक साथी वास्तव में अनुभवी लोग थे जिन्होंने इतने लंबे समय तक ब्लैक कॉनक क्षेत्र में गड़बड़ी की थी। वे वास्तव में ऐसे समय में भविष्य में होने वाली किसी भी मुसीबत से बचने का साधन छोड़ रहे थे। क्यों? क्या आप तीनों को उस समय समझौते के बारे में कोई संदेह था? यदि आपके पास है तो आप सीधे जियोयान से इसका उल्लेख कर सकते हैं। जैसे ही जियोली अपना मुंह खोलने के लिए तैयार हुआ, अचानक बाहर से एक हल्की हंसी की आवाज आई। तुरंत 2 मानव आकृतियां धीरे धीरे जियोली की आनंदमय आंखों के सामने प्रवेश कर गईं। टाइवू और अन्य 2 उस समय चौंक गए जब उन्होंने काले कपड़े पहने हुए उस युवक को देखा जो अचानक सामने आया था।
उन्होंने तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान ला दी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विनम्रता से बोले, चीफ जियो क्या कह रहे हैं? हम निश्चित रूप से उस समय अपने समझौते से पीछे नहीं हटेंगे। अन्यथा भविष्य में ब्लैक कॉनक क्षेत्र में बने रहने के लिए हमारे पास चेहरा कहाँ होगा। जो लोग अचानक प्रकट हुए थे वे स्वाभाविक रूप से जियोयान और मेडुसा थे, जो गहरे पहाड़ों से लौटे थे। पहला मुस्कुराया और उन तीनों के चेहरों पर मुस्कुराहट के ढेर को देखा। हालांकि उसके दिल ने उनकी बातों का मजाक उड़ाया। ब्लैक कॉनक क्षेत्र में विश्वास शब्द का कितना महत्व था। के मुझे लगता है कि आप तीनों ने इस अवधि के दौरान काफी लाभ कमाया है ना? पैसा है तो हर किसी को कमाना चाहिए। मुझे इस पर कभी कोई आपत्ति नहीं हुई। हालांकि जो लोग पैसे मिलने के बाद अलग होना चाहते हैं, ये जियोयान युवा हो सकता है, लेकिन मैं एक नर्म व्यक्ति नहीं हूं। मुझे लगता है कि आप तीनों को इस मुद्दे पर बहुत स्पष्ट होना चाहिए। जियोयान ने तीन लोगों की ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, उचित पिटाई इन धूर्त लोगों के प्रति अत्यंत उपयोगी थी। ब्लैक कॉनक क्षेत्र के लोगों को बल से डराया गया, लेकिन नर्म उन्होंने का जवाब नहीं दिया। जैसा कि अपेक्षित था, जियोयान की बातें सुनकर उन तीनों के हाव भाव थोड़े बदल गए, जिनमें एक धमकी थी। उन्होंने उसकी बात को साबित करने के लिए तुरंत अपना सिर हिलाया। आप तीनों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, मैं यह बात बस यूं ही कह रहा हूं। जियोयान ने तीनों चेहरों पर बदले हुए भाव देखे तो अपना हाथ फैलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हम इन 2 महीनों के भीतर जियामा साम्राज्य जा सकते हैं। तुम तीनों को तैयारी करनी चाहिए। जब चीजें सफल होंगी तो मैं निश्चित रूप से वे सभी हुआन क्लास पिल्स वितरित करूंगा जिनका मैंने आपसे वादा किया था। इन 2 महीनों के भीतर। यह सुनकर टाइवू और बाकी तीनों चौंक गए। क्या यह समय कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी वाला नहीं था? हालांकि वे अपने दिल में थोड़ा बुदबुदाए, लेकिन इस समय उन्होंने कोई आपत्ति व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा हुआन क्लास पिल के उस भारी प्रलोभन के तहत वे तीनों सिर हिलाने और सहमत होने से पहले थोड़ा झिझके। ऐसा लगता है कि हमें संप्रदाय के भीतर सभी मामलों को जल्दी से सुलझा लेना चाहिए। यह विचार उन तीनों के मन में एक साथ कौन था। उन्होंने जियोयान को जल्दी से अलविदा कहने से पहले उसके साथ थोड़ी और बातचीत की। जियोयान ने अपना मुंह थोड़ा मोड़ने से पहले तीनों को अपनी आंखों से विदा किया। उसने रुखाई से कहा, वे 3 धूर्त आदमी हैं। क्या उन्होंने सचमुच सोचा था कि मेरा फायदा उठाना इतना आसान है? छोटे साथी, तुम अंततः वापस आ गए। इस आधे साल के दौरान फैंग शहर के मामलों ने मुझे वास्तव में बुरी तरह परेशान किया है। जियोली नेता की सीट से हट गए और जियोयान के सामने आ गए। मुस्कुराते हुए बोलते हुए उन्होंने उसके कंधों को थपथपाया। फैंग सिटी अब कैसी है? जियोयान ने मुस्कुराते हुए पूछा। इतना खराब भी नहीं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने खुद को दिखाया है और गोल्ड सिल्वर ब्रदर्स को रोका है, लेकिन इस ब्लैक कॉनक क्षेत्र में शायद ही कोई है जो अब हमें रोकने की हिम्मत करेगा। कुछ बड़ी दुकानें जिनके पास कुछ पूंजी है, वे भी एक के बाद एक शहर में बस गई हैं। फैंग शहर की जनसंख्या ब्लैक कॉनक क्षेत्र के शीर्ष 3 शहरों तक पहुंचने की संभावना है। बस मुनाफे के बारे में सोचो। इन कुछ महीनों में हमने जो कमाया है वह भाड़े की कंपनी के 2 साल के काम से भी बराबर नहीं किया जा सकता है। जियोली ने अपना सिर हिलाया और भावनात्मक रूप से आह भरी। जियोली की भावनात्मक आह देखकर जियोयान मुस्कुराया। उसने तुरंत सिर हिलाया, अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए जियोली से बोला, दूसरे भाई, सभी को इकट्ठा करना शुरू करो। उन सभी मजबूत लोगों को इकट्ठा करो जिन्हें हमारा जियोगेट बचा सकता है। शायद हम इन 2 महीनों के भीतर जियामा साम्राज्य में वापस आ जाएंगे। ओह ठीक है। जब जियोली ने यह सुना तो पहले तो वह दंग रह गया। जैसे ही उसने तेजी से सिर हिलाया तो उसका चेहरा तुरंत खुशी से भर गया। उन्होंने इसके लिए बहुत लंबा इंतजार किया था। इसके बाद मुझे इन अकेडमी की यात्रा करनी होगी। मददगार जुटाने का मामला मैं आप पर छोड़ दूंगा। जियोयान मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। जियोली ने अपना मुंह खोला और मुस्कुराया। उसकी दृष्टि बाहर सुदूर दक्षिणी आकाश की ओर गई। उसके ठंडे कठोर चेहरे पर एक क्रूर चाप धीरे धीरे उभर आया। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय बदला लेने वाला व्यक्ति आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? जियोयान इन अकेडमी के भीतर एक विशाल रास्ते पर खड़ा था। उन्होंने उन विद्यार्थियों को आते जाते देखा जो जीवन शक्ति से भरे हुए थे, और उनका कुछ कुछ ठंडा चेहरा, जो कुछ महीनों तक ब्लैक कॉनक क्षेत्र में रहने के कारण ठंडा था, अंततः अधिक गर्म हो गया। हालांकि इन अकादमी के भीतर प्रतिस्पर्धी माहौल काफी मजबूत था, लेकिन क्रूर ब्लैक कॉनक क्षेत्र की तुलना में यह वास्तव में स्वर्ग जैसा था। वह व्यक्ति जो जियोयान का इन अकेडमी में पीछा कर रहा था, वह अभी भी मेडुसा थी जो जियोयान के पीछे आ रहा थी। ये दोनों लोग मुख्य सड़क पर खड़े थे जहां लोग बिना किसी डर के आते जाते थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अनगिनत आश्चर्यचकित और उत्सुक निगाहों को आकर्षित किया। मेडुसा की सुंदर उपस्थिति के साथ, जिसे आइवरी टॉवर में रहने वाले इन युवा छात्रों के लिए शब्दों में वर्णन करना मुश्किल था। यह बड़ी बहन के प्रति तथाकथित स्नेह की भावना थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि मेडुसा ने अपने चारों ओर से आने वाली सभी आश्चर्यचकित निगाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। उसका चेहरा अभी भी बर्फ की तरह ठंडा था। हालांकि मेडुसा अपने चारों ओर से आने वाली नजरों को नजरअंदाज करने में सक्षम थी, फिर भी जियोयान कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। चूंकि पूर्व उसका करीब से पीछा कर रहा था, इसलिए वे निगाहें उस पर पड़े बिना नहीं रह सकी। हालांकि जो निगाहें उसकी ओर मुड़ी, वे स्वाभाविक रूप से आश्चर्य की नहीं थी, बल्कि उनके के हृदय के भीतर अत्यंत एक प्रकार की ईर्ष्या की थी। जियोयान केवल उन निगाहों के सामने असहाय होकर अपना सिर हिला सका जिनमें शत्रुता के निशान थे।
वह स्वाभाविक रूप से उन छात्रों में दोष नहीं निकालते थे जो उनसे छोटे थे। इसलिए अपनी दिशा पहचानने के बाद उसने मेडुसा की ओर हाथ हिलाया, इससे पहले कि उसके पैरों के नीचे चांदी की चमक चमकती। एक पल में वह अपने चारों ओर मौजूद असंख्य स्तब्ध निगाहों के सामने से गायब हो गया। दो लोगों के गायब होने के बाद ही आसपास का शांत माहौल कई धीमी बातचीत से टूट गया था। वह आदमी सचमुच बहुत तेज है। ये दोनों लोग इन अकेडमी के छात्र नहीं लगते हैं, है ना? हालांकि वह आदमी थोड़ा परिचित लग रहा था। जब कुछ लोग अपनी पूरी ताकत से याद करने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ लोगों ने अनिश्चितता से अपनी आंखें झपकाईं। यह सही है, मुझे याद आ गया है। क्या वह पैन गेट का नेता जियोयान नहीं है? अचानक एक आश्चर्यचकित कर देने वाली चीख सुनाई दी। तुरंत कई लोगों के चेहरे पर अचानक समझ का भाव आया। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में उत्साह उमड़ पड़ा। उस समय इन अकेडमी के अस्तित्व की बड़ी लड़ाई में इस युवक ने मूल रूप से स्थिति को बदल दिया था। युद्ध के इतने चकाचौंध परिणाम के बारे में सुनकर ही इन छात्रों का खून खौलने लगा। जियोयान बिजली की गति से इन अकादमी के अंदर गहरे क्षेत्र में चला गया जहां फर्स्ट एल्डर सुकियान स्थित था। जब जियोयान ने उस अध्ययन में प्रवेश किया जिसे सुकियान आमतौर पर इस्तेमाल करती थी, तो बाद वाले ने भी उसके नक्शे कदम की खोज की। उसने जियोयान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, जो सबसे पहले प्रवेश करने वाला था, और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह उठने ही वाला था कि उसकी नजर मेडुसा पर पड़ी जो जियोयान के पीछे थी। क्योंकि पहले बुजुर्ग को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही हम दोनों के बीच मामला सुलझा लिया है। जियोयान ने सुकियान के चेहरे को अचानक सख्त होते देखा और हंसने के लिए जल्दी से अपना मुंह खोला। वह जानता था कि सुकियान उसके दिल में मेडुसा से बेहद डरता था। आखिरकार इस महिला ने सचमुच उसे खतरे का एहसास कराया। यह सुनने के बाद सुकियान का तनावग्रस्त शरीर चुपचाप थोड़ा शांत हो गया। हालांकि उनका अधिकांश ध्यान अभी भी मेडुसा पर ही था, फिर भी वह बोलते समय अपने चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाने में सक्षम थे। आप एक ही बार में कुछ महीनों के लिए चले गए हैं। यदि ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि मुझे आप पर भरोसा था, तो मैं वास्तव में सोचता कि आपको ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के भीतर उन लोगों द्वारा चुपचाप समाप्त कर दिया गया है। जियोयान धीरे धीरे अध्ययन कक्ष में चला गया, जिसके बाद वह सुकियान के सामने कुर्सी पर बैठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, पहले बुजुर्ग को मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जब मैं ब्लैक कॉर्नर रीजन के भीतर इतना बड़ा हंगामा खड़ा करता हूं तो इन अकेडमी को इसका एहसास कैसे नहीं हो सकता? सुकियान चौंक गया। वह तुरंत हंसे बिना नहीं रह सका और उसने अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, छोटे साथी, तुम वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। आपने अब फैन शहर पर कब्जा कर लिया है, एक विशाल औषधीय गोली की नीलामी की है और आधे से अधिक ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र का ध्यान आकर्षित किया है। इन अकेडमी को स्वाभाविक रूप से कुछ ध्यान देने की जरूरत थी। जियोयान ने सिर हिलाया। अब जब आप वापस आ गए हैं तो आपकी क्या योजनाएं हैं? हालांकि सख्ती से कहें तो आप अभी भी हमारी इन अकेडमी के छात्र हैं। आपने अभी तक पास नहीं हुए हैं, फिर भी आप इन अकेडमी में प्रशिक्षण नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार का व्यवहार मुझे आपको बुरे छात्र की उपाधि देने के लिए पर्याप्त है। सुकियान ने जियोयान की ओर तुरंत अपनी आंखें घुमाने से पहले एक प्रश्न पूछा। जियोयान ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान दी। वह कुछ हद तक असहाय भी था और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, फर्स्ट एल्डर को यह भी पता होना चाहिए कि इन अकेडमी का अब मेरे लिए कोई खास फायदा नहीं है। सुकियान ने अपना मुंह मोड़ लिया। जियोयान की मौजूदा ताकत इन अकेडमी के भीतर ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। यहां तक कि ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर के नीचे पूरे दिन प्रशिक्षण लेने से भी जियोयान के लिए ज्यादा आकर्षण नहीं होगा, जिसके पास असली फॉलन हॉट फ्लेम है। पहले बुजुर्ग, मैं शायद इन 2 महीनों के भीतर जियामा साम्राज्य में लौट आऊंगा। जियोयान की नजर सुकियान पर पड़ी जब वह अधिक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बोल रहा था। सुकियान थोड़ा चौंका। उसने अपने विचार व्यक्त करते हुए अपनी भौहें हल्की सी सिकोड़ ली। क्या आप पहले से ही जियामा साम्राज्य में लौट रहे हैं? इतनी जल्दी? जियोयान ने धीरे से आह भरी और धीमी आवाज में बोला, मैं पहले ही 3 साल बीता चुका हूं। कुछ शिकायतों को अंततः सुलझाया जाना चाहिए। ओह, स्वाभाविक रूप से जब ऐसे मामलों की बात आती है तो मैं आपको रोकने के लिए वास्तव में कुछ नहीं कह सकता। हालांकि इस समय आपकी ताकत बढ़ गई है, फिर भी आपको सावधानी से काम करना चाहिए। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की जियामा साम्राज्य के भीतर बहुत गहरी नींव है और इसकी ताकत बहुत अधिक है। इसके अलावा यूशान एक सच्चा कुलीन डूजोग है। यदि आप लापरवाही बरतेंगे तो संभव है कि आपको वापसी का मौका नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि यह संभव है कि जब आप जियानान अकादमी में पहुंचे तो आपके मन में अपनी ताकत बढ़ाने और बदला लेने का विचार आया हो। सुकियान ने गंभीरता से बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा। जियोयान फर्स्ट एल्डर की शिक्षा को अपने दिल की गहराइयों में याद रखेगा। पिछले कुछ वर्षों के दौरान आपकी देखभाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब जियोयान ने सुकियान की ईमानदार याद सुनी तो उसे अपने दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई। वह खड़ा हुआ और गंभीर भाव से सुकियान को प्रणाम किया। जब वह अकादमी में था तो इन कुछ वर्षों में सुकियान ने उसे जो देखभाल और उपकार दिया था वह कोई भी देख सकता था। यह एहसान कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह तुच्छ समझ सके। के तुम ये सब क्यों कह रहे हो? आप हमारी इन अकेडमी के छात्र हैं। ये सभी चीजें मेरी जिम्मेदारी में हैं। सुकियान मुस्कुराया और अपना हाथ लहराया। उसने अचानक आह भरने से पहले युवा चेहरे पर नजर डाली। मैं वास्तव में याओजुन से ईर्ष्या करता हूँ। वह वास्तव में ऐसे उत्कृष्ट शिष्य को ढूंढने में सक्षम थे। के ईमानदारी से कहूँ तो तब मेरे भी ऐसे इरादे थे। यह सुनकर जियोयान दंग रह गया।
उन्होंने तुरंत ईमानदारी से कहा, फर्स्ट एल्डर भी एक अच्छे शिक्षक हैं जिनसे जियोयान के दिल में कोई और नहीं मान सकता। सू कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जाने वाले हैं। क्या ऐसी कोई चीज है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जियोयान ने अपना सिर रगड़ा और शर्मिंदा मुस्कान के साथ बोला, वास्तव में बहुत कुछ नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद फर्स्ट एल्डर जियोगेट की देखभाल में मेरी मदद कर सकते हैं। एक बार जब मैं जियामा साम्राज्य में मामला सुलझा लूंगा तो मैं औपचारिक रूप से इसे संभालने के लिए किसी को भेजूंगा। हालांकि इससे पहले फर्स्ट एल्डर को इसकी देखभाल में मदद की आवश्यकता हो सकती है। आखिर आपको भी पता होना चाहिए कि ब्लैक कॉर्नर रीजन कैसी जगह है। मेरे बिना यह संभावना है कि फैंग सिटी पर थोड़े समय के भीतर अन्य गुटों का कब्जा हो जाएगा। छोटे साथी, क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि मैं इनर अकेडमी का एक व्यक्ति ब्लैक कॉर्नर रीजन के भीतर एक गुट की देखभाल में आपकी सहायता करूं? सू कियान को लगा कि वह न तो हंस पा रहा है और न ही रो पा रहा है। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने सिर हिलाया। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, हमारी ताकत को देखते हुए जियोगेट की देखभाल करना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। उस मामले में आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रथम बुजुर्ग। जब जियोयान ने सू कियान को अपना सिर हिलाते हुए देखा तो वह खुश हो गया और उसने मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद देने के लिए अपने हाथ जोड़ लिए। सू कियान ने मुस्कुराते हुए तुरंत कहा, हालांकि मुझे पता है कि जियामा साम्राज्य में लौटना आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मामला है। आपको जियानान अकादमी की विशेष स्थिति के कारण इस मामले पर आपको ज्यादा मदद नहीं देने के लिए मुझे दोष नहीं देना चाहिए। ये जियोयान एक अनुचित व्यक्ति नहीं है। फर्स्ट एल्डर ने पहले ही मुझे काफी मदद दी है। जियोयान धीरे से हंसा। उसने स्वाभाविक रूप से सपने में भी नहीं सोचा था कि सू कियान बदला लेने में मदद करने के लिए जियानान अकादमी की ताकत का इस्तेमाल करेगी। आखिरकार यह अकादमी अकेले उनकी नहीं थी। जियोयान के चेहरे पर प्रसन्न मुस्कान को देखकर सू कियान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसकी उंगली ने धीरे से मेज पर दस्तक दी। एक क्षण बाद उन्होंने बेतरतीब ढंग से कहा, बेशक कुछ बुजुर्ग, विशेष रूप से लिन यान जैसे लोग, जिन्हें एक छात्र से पदोन्नत किया गया है, नाम में इनर अकेडमी एल्डर हो सकते हैं, लेकिन वे स्वतंत्र व्यक्ति हैं। वे स्वाभाविक रूप से जो कुछ भी करना चाहते हैं उसका हमसे कोई खास संबंध नहीं है। क्या आप समझते हैं? जियोयान चौंक गया जब उसने सू कियान के ये शब्द सुने जो एक निश्चित दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। वह तुरंत मुस्कुराया और सिर हिलाया। चूंकि यह मामला है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रथम बुजुर्ग। फर्स्ट एल्डर सू कियान के अध्ययन से बाहर निकलने के बाद जियोयान चट्टान की सीढ़ियों पर खड़ा था। उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और हवा का झोंका छोड़ा। मेडुसा उसके पीछे साए की तरह चल रहा थी। उसका सुंदर चेहरा ठंडा था और एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं थी। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।